एक और जो चीज़ हमने देखी क्या कि जिस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड जो है एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने से कम हो गई है और आपकी ज़्यादा हो गई है सॉरी, और आपकी जो आपकी इंपोर्ट्स हैं क्योंकि वो महंगी हो गई थी तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो इस सूरत में क्या होता है कि वो लोग फॉरेनर्स जो आपकी एक्सपोर्ट की कमोडिटी ख़रीदना चाहते हैं वो आपको पहले से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो ये जो आपका सप्लाई है फॉर यूरो करेंसी कंट्री की जो आपकी इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और अपनी करेंसी में पे कर रहे हैं। सेकंड क्या होगा कि क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स आपके मुल्क के लिए महंगी हो गई हैं तो डिमांड फॉर इंपोर्ट ज़्यादा होने से ये होता है। नेक्स्ट क्या इफेक्ट आता है इससे कि आप एक तो आपके जो सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी है वो आपकी कंट्री में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये होगी कि इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं तो आपके मुल्क के अंदर डिमांड फॉर इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गई। तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन करेंसी की भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये डिमांड कर कम हो रही है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर ये जो है ना गैप, ये एन और आर, ये शो कर रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो लेस है और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी ज़्यादा है जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुआ था। अब आपको वो नॉर्मल एक लॉजिक पता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर होगा कि जिस वक्त सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा हुई है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से अब उसकी जो प्राइस या उसका एक्सचेंज रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये वापस ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज़ हुआ था ये वापस डिक्रीज़ हो जाएगा और ये अपने जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम लेवल था ये वाला यहाँ तक वो वापस आ जाएगा। इसीलिए जो डाउनवर्ड एरो है वो यही चीज़ शो कर रहा है। तो ये स्टेबल मार्केट है जहाँ पर आपके सप्लाई और डिमांड दोनों कर्व फॉरेन करेंसी के लिए इलास्टिक है और यहाँ पर एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा या कम हो रहा है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे आपकी मार्केट और वापस ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाएगा। ये स्टेबल मार्केट है। अब चलते हैं सेकंड पैनल की तरफ। सेकंड जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका सप्लाई कर नेगेटिवली स्लोप्ड है लेकिन आपका जो डिमांड फॉर यूरोज है वो मोर इलास्टिक है। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज मोर इलास्टिक देन द सप्लाई नेगेटिवली स्लोप्ड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। इसमें जो चीज़ बता रहे हैं वो ये है कि जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है डिमांड साइड से, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स, क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो आता है इम्पोर्ट मार्केट से। अब ये मुल्क ये दूसरे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स है उसके अंदर रिस्पॉन्स ज़्यादा शो करता है। अगर उस मुल्क की इम्पोर्ट्स या उनकी जो कमोडिटीज़ इस कंट्री ने खरीदनी है वो उसकी प्राइसेस ज़्यादा या कम होंगी तो ये लोग उनकी इम्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगी, मोर इलास्टिक डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कर्व में। ठीक है, जिस पर इम्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेंगे तो उस वक्त इसका मतलब है कि जिस करेंसी में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो उसकी भी डिमांड जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव या मोर इलास्टिक होगी। अब आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक होने का रीज़न ये है कि जितना मर्जी आपके फॉरेन एक्सचेंज में चेंज आ जाए, जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने आपकी जो एक्सपोर्ट्स के लिए उन्होंने, क्योंकि सप्लाई कर जो है फॉरेन करेंसी का वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, तो एक्सपोर्ट के लिए उनकी जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। एक मोर इलास्टिक उनका कर्व नहीं है आपकी एक्सपोर्ट के लिए डिमांड का, या आपकी जो फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक है। अब इस सूरत में ये भी स्टेबल मार्केट है, नेगेटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी है, लेकिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज मोर देन द इलास्टिसिटी ऑफ नेगेटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व फॉर द फॉरेन करेंसी। अब देखें जनाब, वहीं से बात शुरू होगी कि जो आपका है ना आर, जो वर्टिकल एक्सिस पे दिया गया है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट का 1.20, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपकी 10 बिलियन यूरोस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ली गई है, और जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है आपका ई पॉइंट। ठीक है, सॉरी, ई पॉइंट पर ये स्टेबल है यहाँ पर और इक्विलिब्रियम में। अब क्या होगा कि जिस वक्त आपका इस मार्केट में एक्सचेंज रेट
कम होना शुरू हो जाता है। एक्सचेंज रेट जब होता है कम, तो आपके मुल्क में ये जो डिमांड है इट इज़ मोर देन द सप्लाई फॉर यूरोस। ठीक है, एक्सचेंज रेट कम हो रहा है और इस वक्त आपका जो डिमांड कर्व है फॉर यूरोस वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है यूरोस की वो कम है। तो इस सूरत में क्या होगा, जो हमने पहले रीज़न डिस्कस किया था कि जिस वक्त किसी मुल्क की एक्सचेंज रेट जो है वो कम होता है, इसका मतलब है कि उनके जो डॉलर है, डोमेस्टिक कंट्री अगर अमेरिका को लिया हुआ है तो डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, अप्रिशिएट हो रहा है या उसका रिवैल्यूएशन हो रही है। डॉलर वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि इसकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो गई है, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो इनके लिए चीप हो जाएंगी। ठीक है, और इम्पोर्ट्स के लिए जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सेकेंडली क्या होगा कि आपकी जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो जिस वक्त एक्सपोर्ट्स के लिए वो डिमांड कम करेंगे उसका मतलब है कि वो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स कम होगी, तो यूरोस की जो सप्लाई है वो कम होगी जब आपका एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो रहा है, ओ सॉरी कम हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज रेट आपका जिस वक्त कम हो रहा है तो जो यूरोस की आपके पास सप्लाई आ रही थी वो कम हो गई है क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई हैं। सेकंड क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट कम होने से इंपोर्ट सस्ती हो गई, इंपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा हुई तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई। ये सप्लाई थी, ये डिमांड। अब देखें कि ये जनाब जो गैप आ रहा है यू और बी का, जिस वक्त एक्सचेंज रेट कम हुआ है। अब आपको पता है कि जिस वक्त डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होने से प्रेशर पड़ता है प्राइसेस पर और वो वापस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है डिमांड ज़्यादा होने की कंडीशन में। तो वापस ये जो आपका एक्सचेंज रेट है ये जो 1.2 से 1 की तरफ डिक्लाइन किया था ये वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो एरो है ऊपर की तरफ ये यही चीज़ आपको शो कर रहा है, ये छोटा सा जो एरो है। ठीक है, अब क्या होगा कि जिस वक्त आपके एक्सचेंज रेट इस इक्विलिब्रियम पर आकर स्टेबल हो जाएगा वापस, लेकिन अगर एक्सचेंज रेट 1.2 से ज़्यादा होता है 1.40 की तरफ जाता है तो उस वक्त क्या होगा, एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है, डॉलर वैल्यू हो गई है कम। और जब डॉलर वैल्यू कम होती है तो उसका मतलब है कि जो डॉलर करेंसी वाली कंट्री की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो गई हैं फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट्स चीप हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी फॉरेनर्स की तरफ से। जब वो ज़्यादा आपकी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपका जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है आपके मुल्क में वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर देखें जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, ये टी लेवल पर है, और जो डिमांड है वो कम है। क्यों? क्योंकि जो आपकी होती है ना एक्सचेंज रेट जिस वक्त ज़्यादा हो रहा है तो जो है आपके मुल्क के लिए इंपोर्ट्स वो हो गई हैं महंगी। इंपोर्ट जिस वक्त महंगी होती हैं तो उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी जो पेमेंट्स आपने करनी थी वो कम हो गई है, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी भी कम हो जाती है। अब ये हमने देखना है कि ये जो गैप है ये यहाँ पर कि जो डिक्लाइन इन सप्लाई ऑफ यूरोस है इट इज़ लेस देन डिक्लाइन इन डिमांड फॉर यूरोस। ठीक है, दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, 10 था, 10 से दोनों ही कम हो रहे हैं। ये 9.5 पे है सप्लाई और ये है 8.5 पे। तो ये जो इनका फ़र्क आ रहा है 1 बिलियन यूरोस का वो मौजूद रहेगा। कब तक मौजूद रहेगा? जब तक आपको पता है कि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस जो है वो वापस कम होना शुरू हो जाती है सप्लाई ज़्यादा होने से। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी कि जो एक्सचेंज रेट पहले ज़्यादा हुआ था अब वो वापस कम होना शुरू हो जाएगा और ये इकोनॉमी की जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये वापस स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। किस कंडीशन में? जिसमें सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी नेगेटिवली स्लोप्ड है बट इट्स इलास्टिसिटी इज लेस देन द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन करेंसी।
नेक्स्ट जनाब अब आपकी आ रही है जो थर्ड आपका पैनल है, अनस्टेबल इकोनॉमी का। अनस्टेबल है यहाँ पर और सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। सेकेंडली आपका जो सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी है, इट इज़ मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन करेंसी। यहाँ पर जो है ना अनस्टेबल क्यों होगा कि जिस वक्त इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है बाकी इकोनॉमीज, बाकी मार्केट्स में, ये इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा। अब देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। हमने कहा कि जिसमें आपका एक्सचेंज रेट ये था इक्विलिब्रियम पर ई पॉइंट पर 10 बिलियन यूरोस जो हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। अब पता चले कि आपका आर जो है वो फॉल कर रहा है, एक्सचेंज रेट कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आपकी जो है डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। उस सूरत में क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है इट इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। जब किसी चीज़ की सप्लाई ग्रेटर दैन डिमांड होती है तो क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है ग्रेटर दैन डिमांड। तो इस सूरत में क्या होता है कि उस चीज़ की प्राइस फॉल कर जाती है, ऐसे ही होता है। अब जिस वक्त आपका एक्सचेंज रेट ऑलरेडी कम हो रहा था, पता चला कि इस अनस्टेबल मार्केट में क्या होगा कि ये फॉल ही करता जाएगा आगे को, ठीक है। तो ये वापस बजाय ये ऊपर को जाता है, ये वापस नीचे को आई जा रहा है। तो ये अनस्टेबल मार्केट की निशानी है। सेकंड क्या होगा कि जिस वक्त आपकी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ 1.20 से 1.40 पर गया, तो यहाँ पर ये है आपकी सप्लाई और ये आपकी है डिमांड। तो सप्लाई आपकी यहाँ पर है ग्रेटर, सप्लाई यहाँ पर आपकी जो है, सॉरी डिमांड जो है यहाँ पे ग्रेटर है। डिमांड जो है यहाँ पर वो ग्रेटर है, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। तो जिस वक्त डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है किसी भी जगह पर, तो उसकी प्राइस क्या होती है उस जगह पर मार्केट में हाई होना शुरू हो जाती है। तो ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम लेवल को छोड़कर एक्सचेंज रेट हाई हुआ था, पता चला जी कि मार्केट अनस्टेबल है, बजाय इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने के इट इज़ मूविंग फार अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इट इज़ मूविंग अपवर्ड। तो एक्सचेंज रेट जिसको नीचे आना चाहिए था, एक्सचेंज रेट मज़ीद दूर जा रहा है। तो ये आपका जो ग्राफिकल एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि अनस्टेबल मार्केट उस वक्त होगी जब डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी इट इज़ लेस इलास्टिक देन द नेगेटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व फॉर द फॉरेन करेंसी। और उसकी वजह ये है कि इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने के बजाय इट इज़ मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्सचेंज रेट चेंजेस। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या वो नीचे बता रहे हैं कि रीज़न क्या है इसका, ठीक है।